हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 753 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले फायरबॉल, मिसफिट, कृष्णा दोदमनी, दी ठाकरे एंड शिवम किंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जू फैन सिल्वर डीमंस। बाकी के लोग भी अगर मेंबरशिप को ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पे जाकर के मेंबरशिप ले सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं वो किंग को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा दुखी होते हुए एल्डर से कहता है कि हाँ एल्डर डू, हम लोगों को जूफेन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ तो पता चला है। हालांकि ल्यू क्लैन, जो कि टियान्यू में जूफेन का घर हुआ करता था, अब उन लोगों ने यहाँ पर कई सारे क्लैंस को अपने साथ मिला करके अपनी एक ल्यू अलायंस बनाई है। और अब इतने समय उनकी ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि अब उनकी पहुंच यहाँ पर एक छोटे से नेशन से कहीं गुना ज्यादा बियॉन्ड हो चुकी है, बल्कि ये खुद में ही एक एम्पायर बनने के लिए और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। फिर तो तभी एलएलयू भी उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे ल्यू अलायंस के बारे में पहले से पता है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपने आप को कितनी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो इतने समय कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर वेस्टरलैंड में हमारे सबसे कमजोर सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय करने के लायक नहीं है। स्पेशली तौर पे तो वो एक पूरे के पूरे सेक्ट को बिना कोई खबर या फिर आवाज किए बिना तो डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक इस तरीके का काम सिर्फ और सिर्फ एक एब्सोल्यूट पावर ही कर सकती है, और वो इस सबसे कहीं गुना पीछे है। भले ही उनके पास में ये सब कुछ करने का कहीं गुना ज्यादा मोटिव है, लेकिन उन लोगों की शक्ति की कमी की वजह से इस मामले से उन लोगों को बाहर किया जा सकता है। इसलिए उन लोगों के ऊपर शक करने की तो कोई वजह ही नहीं बनती। तो अब ये बताओ कि क्या यहाँ पर कोई और भी पावर है? तो वो किंग भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए सिस्टर चुचू को देखते हुए उन्हें बताता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस बार एल्डर भी वो किंग को इस तरीके से हेजिटेट करता हुआ देख करके थोड़ा हैरान होकर के उससे कहते हैं कि वो किंग, तुम हमेशा किसी भी बात को लेकर के एकदम शांत और संयमित रहते हो, तो फिर आखिर तुम इस तरीके से अब इतनी ज्यादा सुस्ती क्यों दिखा रहे हो? इसलिए अब बोलो और साफ साफ बताओ कि आखिर तुम्हें क्या मिला। तो वो किंग भी एल्डर से सीधा सीधा पूछता है कि एल्डर, क्या आपने यहाँ पर किसी डेविल माउंटेन के बारे में सुना है या फिर किसी ओवरलॉर्ड 9 सेनेटरीज के बारे में? तो वो किंग के मुंह से ये नाम सुन करके तो एलएलयू भी काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। शौक के दादी कहते हैं कि आखिर वो कहाँ होना चाहिए और आखिर ये ओवरलॉर्ड 9 सेनेटरीज कौन है? जिसमें वो किंग उनसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि सर ने भी यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सुना होगा। इस पर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर इस विशाल वेस्टरलैंड के हर एक बंदे का नाम पता होगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर हर एक किसी भी नोबडी के नाम को याद करता रहूंगा? इस पर वो किंग कहता है कि काश यहाँ पर वो कोई नोबडी सा आम आदमी होता, मगर लेकिन वो यहाँ पर कोई नोबडी नहीं, बल्कि यहाँ पर डबल ट्रेन गैदरिंग के बेस्ट डिसाइपल जूफेन का मास्टर है, डेविल माउंटेन के ओवरलॉर्ड 9 सेनेटरीज, फ्यूचर में होने वाले सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान का मास्टर होना। किसी भी तरीके से यहाँ पर एक महत्वहीन, एक नोबडी नहीं कहा जा सकता। इस पे तो एल्डर भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ पर जूफेन ने उन्हीं से ये सब कुछ सीखा, उन्हीं से ये सब कुछ पढ़ा है? क्योंकि जूफेन यहाँ पर हमेशा से ही काफी ज्यादा असाधारण, काफी ज्यादा असाधारण स्किल्स का प्रदर्शन करता रहा है। इसमें से कुछ भी इस वेस्टरलैंड ने आज से पहले कभी नहीं देखा। तब तो उसको ये सब कुछ सिखाने वाला उसका मास्टर भी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होना चाहिए, लेकिन उसका ये नाम और ये लोकेशन आज से पहले कभी नहीं सुनी गई। इधर एल्डर बुकिंग से ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहीं पे तो की दूसरी टीम, जिसमें कि जेंटल स्वॉर्ड, वेंटाओ, टानमो और जीटियांग होते हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहीं पर एक और दूसरा एल्डर लीड कर रहा होता है, और जो कि भड़कते हुए वहाँ पर कह रहा होता है कि हे भगवान, आखिर बीस टीमिंग सेक्ट के ऊपर हमला करने वाली किस तरीके की रेडिकुलस पावर थी, जिसने कि यहाँ पर इतना चालाकी भरा काम किया कि अपने पीछे एक सबूत भी नहीं छोड़ गया। इस टीमिंग सेक्ट में पहुंच करके वहाँ की पूरी जांच करने के बावजूद भी हमें उसका एक ट्रेस भी नहीं मिला। यहाँ तक कि पूरी की पूरी कॉर्नरों को भी इस सब चीज का कोई क्लू नहीं मिला। यहाँ तक कि इंपीरियल कैपिटल ने यहाँ पर अपने लोगों का काफी बड़ा हिस्सा रातों रात खो दिया, फिर भी उन्हें यहाँ पर कानो कान किसी भी चीज की खबर नहीं मिली। ये कितना ज्यादा रेडिकुलस है। वो एलएलयू से ये सब कह रहा होता है। बाकी के तीनों डिसाइपल्स तो एलएलयू को वहाँ पर ग्रीट कर रहे होते हैं। इसके बाद वो किंग भी यहाँ पर यानमो से पूछता है कि आखिर वहाँ पर कैसा रहा। यानमो से बताता है कि वहाँ पे हमारा जाना था बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम था, कि जिस बंदे ने, जिस कल्प्रेट ने वहाँ पर ये सब कुछ तबाही मचाई, उसने अपने पीछे एक
कण भी नहीं छोड़ा। इसलिए अब मुझे तो ये सच में लगने लगा है ये सब कुछ करने वाला जरूर से यहाँ पर वेस्टरलैंड से कोई बाहर का ही होगा। वहीं पे वो दूसरा एल्डर डू से कहता है कि एल्डर डू आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या बड़बड़ाए हो, क्या यहाँ पर तुम मुझसे हेलो भी नहीं कर सकते। पर एल्डर डू सीधा उससे कहते हैं ओल्ड यू, क्या तुमने कभी भी यहाँ पर किसी डेविल माउंटेन के बारे में सुना है या फिर कोई ऐसे एक्सपर्ट को जो कि अपने आप को यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सैनिटीज कहता है। लंबे समय से तुम यहाँ पर वेस्टरलैंड में घूमते आए हो, क्या कभी तुमने इन सब के बारे में सुना है। एल्डर डू उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये अपमानजनक टाइटल कहाँ से सुना, क्योंकि आखिरकार जो भी यहाँ पर अपने आप को ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज कह रहा है खुद ही यहाँ पर खुद के लिए मुसीबत को न्योता दे रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनविंसिबल स्वॉर्ड यहाँ पर अपने आप को ये कहने की हिम्मत कर सकता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी लैंड का कोई भी ताकतवर इंसान उसे हरा नहीं सकता। तो ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज का नाम सुनना भी बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी यहाँ पर पीक जेनेसिस स्टेज का होगा। एलडी भी कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर वो ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज यहाँ पर इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो वो हमारे इस वेस्टरलैंड के लिए एक बहुत ही बड़ी कैलेमिटी ला सकता है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर इस मामले की और ज्यादा जांच नहीं कर सकते। बेहतर यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर इस सब चीज से दूर ही रहे। एक इस तरीके के पर्सन को छेड़ना विनाश को दावत देने जैसा होगा। एल्डरली उससे पूछता है कि वैसे आखिर ये ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज है कौन, क्या तुमने यहाँ पर उसे नाराज कर दिया है क्या। तो एल्डरली कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि आखिर वो कैसा दिखता है या फिर उसकी कल्टीवेशन क्या है, तो फिर आखिर मैं उसे इस तरीके से नाराज कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट और बाकी के जो सेक्ट जो कि डिस्ट्रॉय हुए हैं उन लोगों ने यहाँ पर खुद ही इस डिस्ट्रक्शन को न्योता दिया था कि हमें पता चला है कि ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज कोई और नहीं बल्कि ज़ूफेन का मास्टर है। तो यहाँ पर एलयू का भी शौक के मारे मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उसके मास्टर ने यहाँ पर अपने डिसाइपल के रिवेंज के लिए यहाँ पर उन सभी सेक्टों को डिस्ट्रॉय कर डाला। आखिर वो ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज कौन है और आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो इस वेस्टरलैंड यहाँ तक इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई याद नहीं है जिसके पास में इस तरीके का कोई टाइटल हो। एलडीयू कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन खुद को इस तरीके से कहने वाला बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो सकता, तुमने ये खुद कहा था। इस तरीके के टाइटल का इस्तेमाल करने के लिए उसे यहाँ पर इसे साबित करने में सक्षम तो होना ही चाहिए। और जो चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो ये है कि वो यहाँ पर ज़ूफेन का मास्टर है, इसलिए जिसका डिसाइपल ही एक इस तरीके का मॉन्स्टर हो सकता है। सोचो उस तरीके के मॉन्स्टर को बनाने वाला मास्टर कितना बड़ा मॉन्स्टर होगा। तो इस पर एलडीयू भी कहते हैं कि हाँ इस चीज से ये मामला तो स्पष्ट हो ही गया है। क्लियरली तौर पर ये केस उन सभी सेक्टों का सफाया करके एक क्लासिक रिवेंज लेने का केस है। डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट उन दोनों को तो ऑलरेडी तबाह कर दिया गया है। इसका मतलब जो अगला सेक्ट होने वाला है वो कोई और नहीं, इसके साथ ही वो दोनों ही एल्डर वहाँ पर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का नाम लेते हैं। तभी एलडीयू कहते हैं कि मगर लेकिन हेवन थ्रिलिंग सेक्ट कोई बाकी के लोअर 3 सेक्टों की तरह लोअर सेक्ट नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास में यहाँ पर दर्जन्स ऑफ सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और वो लोग यहाँ पर प्रसिद्ध हेवन थ्रिलिंग सॉर्ड जो कि यहाँ पर हेवन रीचिंग सॉर्ड के प्रोटेक्शन में है उसके अंडर है, जैसे कि इतनी आसानी से हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। जिस पे तो वो एलडीयू भी सीरियस होते हुए उनसे कहते हैं कि मगर लेकिन क्या हो अगर वो ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज जैसा कि हम लोगों ने सोचा है अगर वो जेनेसिस स्टेज पे हुआ तो याद करने के बाद में तो यहाँ पर एलडीयू की भी हैरानगी के हमारे आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसी वक्त उन लोगों की तीसरी टीम जिसमें कि फेरिस हुई और बाकी के लोग होते हैं हड़बड़ाते हुए तेजी से वहाँ पर उन लोगों के पास में आती है और उनसे कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, हम लोग हेवन थ्रिलिंग सेक्ट की जांच करने के लिए हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को देखने के लिए गए थे। वहाँ पे जाकर के हम लोगों ने पाया कि पूरे के पूरे हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बाकी के तीनों लोअर 3 सेक्टों की तरह वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। के बाद में तो वहाँ पर उन दोनों एल्डर्स का मुंह शौक के मारा खुला का खुला रह जाता है। हैरान होते हुए चिल्लाकर कहते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके अगले पल ही वो लोग वहाँ से अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी लोग एक साथ मिलकर के एक डायरेक्शन की ओर ही जा रहे होते हैं। फिर एल्डरयू से कहते हैं ओल्ड यू अगर ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज वाकई में यहाँ पर ज़ूफेन की मौत का बदला लेना चाहता है, इसका मतलब उसका अगला टारगेट डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ही होगा। हालांकि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट यहाँ पर एक सुपीरियर 3 सेक्ट है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर अभी तक ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज की ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर एल्डर की ये बात सुन वुकिंग भी उनसे कहता है यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के पास में तो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के भी कल्टीवेटर्स हैं। वो लोग यहाँ पर बाकी के दोनों कैटेगरीज की तरह कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका भी अंजाम बाकी के सेक्टों की तरह ही सेम कैसे हो सकता है। एल्डरयू उससे कहते हैं कि बच्चे तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए तुमने अभी तक यहाँ पर एक ट्रू एक्सपर्ट को नहीं देखा है। अभी तक डन किंग
टाइम के 10 सेक्टों को रोकने की खबर के बारे में तो सुना ही होगा। तो कहते हमें लगता है कि वो एक सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि उसके पास में ऐसी शक्तियां थी कि वो अकेला ही एक सुपीरियर 3 सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन ऐसा करने से वेस्टरलैंड के नियमों ने उसे रोका था, क्योंकि आखिरकार वो भी पहले हमारे वेस्टरलैंड का एक हिस्सा था। लेकिन वो ओवरलॉर्ड 980 यहाँ पर अपने डिसाइपल का बदला लेने के लिए निकला है, और वो यहाँ पर आखिरकार किसी के भी सोल को भी बच करके भागने नहीं दे रहा है। इसलिए जब डान किंग चैन की शक्ति के खिलाफ ही एक छोटे से यूनिवर्सल राइटेस्ट सेक्ट का खड़े होने का कोई चांस नहीं था, तो फिर आखिर एक ट्रू और अल्टीमेट पावर के सामने तो उसके कार्डों से बना घर की तरह होगा, जब चाहे तब एक हवा की झोंके की तरह वो पावर अपने कदमों में कुचल सकती है। तो यानवो भी यहाँ पर अपने एल्डर से पूछता है कि एल्डर, अगर वाकई में वो बंदा इतना ही ज्यादा माइटी है, इसके सामने यहाँ पर पूरे के पूरे सुपीरियर 3 सेक्ट की ही कोई औकात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर उसके सामने बिल्कुल तुच्छ से ही नहीं रह जाएंगे। एल्डर यूं कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डबल ड्रेन मैनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके पास में यहाँ पर वेस्टरलैंड की सारी फोर्सेस को कहीं भी ले जाने की ताकत है। इसलिए जब तक वो इस बात के ऊपर पूरी तरीके से अड़ा नहीं रहेगा, तब तक हम लोग यहाँ पर अपने नाम का इस्तेमाल करके बातचीत के लिए इस मामले को सुलझाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जानबूझ करके पूरे के पूरे वेस्टरलैंड का पब्लिक एनिमी नहीं बनना चाहेगा, यहाँ तक कि ओल्ड डान किंग चैन भी नहीं। तो यानवो उनसे कहता है कि मगर लेकिन अगर वो बदला लेने पर फिर भी तुला रहा तो इस पे तो फिर एल्डर यू भी थोड़ा निराश होते हुए कहते हैं कि तो फिर वो एक दूसरा इनविंसिबल स्वॉर्ड होगा, जिसको कि रोकने के यहाँ पर किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं होगी।